चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद, हर हर महादेव, राधे राधे सभी को, राधे राधे। ईश्वर सफल बनाए, खुश रहिए सभी को। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद, जय हिंद। आवाज़ वगैरह आ रही है? अब सभी को आवाज़ आ रही है? आ रही है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर से प्राप्त हुए हैं। जवाक कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस प्रौद्योगिकी स्थल से प्राप्त हुए हैं? किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों यहाँ पर आंसर देना है। आपका जो राइट आंसर होगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम। तो दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। याद रखिएगा कि जो आपके जवाक कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो आपके मेहरगढ़ से, कहां से मिले हैं? तो बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, मेहरगढ़ से मिले हैं। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और कपास उगाने का जो पहला साक्ष्य मिला है वो भी यहीं से मिला है। याद रखिएगा कि कपास उगाने का जो पहला साक्ष्य मिला है वो भी यहीं से मिला है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में भारत आया मोरक्को निवासी इब्न बतूता को कहां का काजी नियुक्त किया गया? मतलब कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन आया कौन? मोरक्को से आया था कौन? आपका इब्न बतूता। और ये नियुक्त किया गया था। टू को ऑप्शन देना है, टू को ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिए, आपके इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। कहां का? दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। और ये कहां से आया था? मोरक्को से आया था। कब आया था? तो आप याद रखिए 1333 में आया था दोस्तों। ये आपके 14 वर्षों तक आपके भारत में रहा था। और 1342 में, कब? 1342 में बनकर चीन भी भेजा गया था, ठीक है, लेकिन रास्ते से ही लौट आया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 1793 ईस्वी में भू राजस्व का स्तंभधारी अथवा स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो दोस्तों ये बताना है, भू राजस्व का जो स्थायी बंदोबस्त है ये 1793 में जो लागू किया वो किसने लागू किया था? सभी को हर हर महादेव, सभी को जय हिंद। देखिए 3 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों देखिए 3 का ऑप्शन आ रहे हैं। यहां पर जो आपका आंसर है आपका बी नंबर है। याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दोस्तों, याद रखिएगा, इसने ही 1793 में भू राजस्व का जो स्तंभधारी है या स्थायी बंदोबस्त यहां पर लागू किया था, है ना। और इसने जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं इसे, जो बंदोबस्त है स्थायी बंदोबस्त, इसे ही जमींदारी व्यवस्था कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि क्षेत्रों में लागू की गई थी। मतलब देखा जाए पूरे भारत में 19% क्षेत्र पर ये आपकी लागू हुई थी। तो ये भी पूछ लेता है कितने परसेंट? तो 19% हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने का जो प्रस्ताव रखा है किस वर्ष पारित किया था? तो दोस्तों बताना है कि मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला जो प्रस्ताव है किस वर्ष पारित किया गया था? देखिए 4 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा 1940 में, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है 1940 बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, है ना। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में इस आंदोलन में द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन आपका हुआ, जिसमें से नाम दिया गया पाकिस्तान, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी हुई क्या है? मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो दोस्तों बताना है कि जो कुतुब मीनार है ना, ये क्या है भैया? इसके निर्माण में किसने योगदान नहीं दिया है? 5 नंबर में देखो फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर दिया है, योगदान दिया है ना। 5वीं मंजिल बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो स्टार्टिंग ही करवाया था, न्यू रखी थी। इल्तुतमिश ने बनकर तैयार करवाया था। लेकिन जो आपके अलाउद्दीन खिलजी हैं इन्होंने कोई सहयोग नहीं दिया है आपके कुतुब मीनार के बारे में। तो ऑप्शन जिसका आया है सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा कहा जाता है? तो दोस्तों बताना है कि यहां पर जो आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा कहा जाता है? 6 को ऑप्शन देना है। और 6 को ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन जो आपका है बी नंबर, सूर्यसेन। याद रखिएगा सूर्यसेन को मास्टर दा कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था? इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किया था। और दोस्तों याद रखिएगा इन्होंने क्या किया था कि 1930 में चटगांव शस्त्रागार को लूटा भी था दोस्तों, है ना। तो इसका जो ऑप्शन है यहां पर आपका बी नंबर हो जाएगा। कब लूटा था? तो याद रखिएगा 1930 में चटगांव शस्त्रागार को लूटे थे कौन? सूर्यसेन लूटा था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह है किससे जुड़ा हुआ था? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? 7 नंबर में। 7 को ऑप्शन देना है। और देखिए 7 के भी ऑप्शन आपका जवाब क्या हो जाएगा?
चलिए सभी को जय हिंद, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम भाई, सभी को जय हिंद। देखिए यहाँ पर 7 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा तिनकठिया। क्या याद रखिए, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर है कि जो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह था ये तिनकठिया प्रथा से जुड़ा था। मतलब ये एक ऐसी प्रथा थी जिसके तहत चंपारण के किसानों को अपनी कुल भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था, है ना। और इसी के खिलाफ क्या हुआ था 1917 में, कब 1917 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया और तिनकठिया प्रथा को बंद करवा दिया। तो इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। हर चीज को समझते हुए चलेंगे, क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन के साथ ये भी देखना है कि इसका मतलब है क्या। देखो दिया गया है बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है। यहां पर बताइएगा कि बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है। तो दोस्तों यहां पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 8 नंबर में, ऑप्शन डी हो जाएगा अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध। मतलब अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध चूंकि संग्राम से जुड़ा हुआ है और ये घटना आपकी जो आई थी वो 1773 में आई थी, है ना। इसका जो ऑप्शन है यहां पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। क्लियर है। और यहां पर एक शब्द आपने और सुना होगा कि जब सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में लोगों ने जहाजों पर लदी चाय की, है ना, चाय को समुद्र में फेंक दिया था। वे ब्रिटिश करों का विरोध कर रहे थे, इसलिए चाय की जो पेटियां थी समुद्र में फेंक दिया था। इसे बोला जाता है बोस्टन चाय पार्टी। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था। यहां पर बताना है महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज, क्या प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक इनमें से कौन था। तो दोस्तों यहां पर गोविंद रनाडे या एमजी रनाडे आप कह सकते हैं। यहां पर जो आपका आंसर है आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, एमजी रनाडे इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों प्रार्थना समाज की जो स्थापना यहां पर याद रखिएगा 1867 में, कब 1867 में आत्माराम पांडुरंग और एमजी रनाडे ने मिलकर किया था, है ना। तो इसका जो आपका आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। और इस समाज ने जाति प्रथा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा और अनेक समाज में जो भी कुरीतियां फैली हुई थी उन सब के विरोध आपका आंदोलन चलाया था। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी। अच्छा क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है। जवाब देना है आपका जो आंसर है इनमें से 10 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। वेरी गुड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जवाब देना है निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी। दोस्तों यहाँ पर देखिए 10 नंबर का जवाब कुछ लोगों ने दिया भी है और अच्छा प्रयास है। यहाँ पर 10 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है, देखिए कौन सा, साबरमती आश्रम। तो भाई आप लोग जानते हैं, कह रहा है नहीं किया था। भाई इसमें बोला है कि साबरमती आश्रम, ये नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि किसने इसमें किसको नहीं किया था। तो देखो इन्होंने साबरमती आश्रम को भी किया था, यहां पर सेवाग्राम किया था, लेकिन विश्व भारती की स्थापना इन्होंने नहीं किया है। दोस्तों 10 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अच्छा किया किसने था, यहाँ पर बताइएगा, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बता सकता है कि विश्व भारती की स्थापना जो किया वो किसने किया था। दोस्तों विश्व भारती की स्थापना जो हुई थी वो 1921 में हुई थी और किया किसने था, तो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। क्या रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। दोस्तों याद रखिएगा 1901 में पहले इसे क्या बोलते थे, शांति निकेतन के नाम से जानते थे, शांति निकेतन के नाम से। लेकिन बाद में दोस्तों यहाँ पर इसमें क्या हो गया, इस विश्व भारती का नाम दिया गया था। क्लियर हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किसी तारे का जो रंग है वो निर्भर करता है, किसी तारे का जो रंग है वो निर्भर करता है, बताइएगा किस पर निर्भर करता है। यहाँ पर 11 नंबर का ऑप्शन लॉक करना है। तो दोस्तों याद रखिएगा किसी तारे का जो रंग होता है उसके ताप पर निर्भर करता है, जो कि ऑप्शन है यहां पर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। तारे के नियमित स्पेक्ट्रम द्वारा, मतलब तरंग दैर्ध्य के अनुसरण से ही तीव्रता आंकी जा सकती है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास के मैदान है। तो दोस्तों बताना है शीतोष्ण, शीत धन उष्ण, क्या शीत धन उष्ण, ऐसा एरिया कौन सा है जहां पर शीत भी हो और उष्ण भी कंबाइंड। दोस्तों यहां पर देखिए 12 नंबर का जो ऑप्शन है यहां पर डी नंबर, इनमें से सभी, ये सभी क्या है, शीतोष्ण है। तो अब देखिए यहां पर दिया है वेल्ड घास के मैदान कहां मिलेंगे, वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में, कहां पर है, साउथ अफ्रीका में मिलते हैं। डाउन्स घास के मैदान कहां पर है, आपके ऑस्ट्रेलिया में आपके हैं। ठीक है। वहीं पर पंपास कहां पर है, तो आपके अर्जेंटीना में है। ये क्या है, आपके शीतोष्ण घास के मैदान है। तो ये भी आप लोगों को पढ़ लेना है कि कौन सा घास का मैदान कहां से है। ठीक है। पंपास अर्जेंटीना से है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया से है, वेल्ड आपका दक्षिण अफ्रीका से है। क्लियर हुआ। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के स्थल को क्या कहते हैं। आइए यहां पर अगले पॉइंट में कह रहा है उत्तरी अमेरिका की शीतोष्ण घास के स्थल को क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो आपका आंसर है क्या हो जाएगा, प्रेयरी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, प्रेयरी घास के मैदान कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है ना। यह भी देखो बताया था, पंपास अभी कहां पर, अर्जेंटीना में थे। दोस्तों यहां पर जो प्रेयरी तो आप देख लिया अमेरिका में हो गए, है ना। यहां पर दोस्तों
और भी आपके होते हैं, जैसे आपका सवाना पूछा जाता है, सवाना घास का मैदान कहाँ मिलता है, कई बार पूछा भी गया है। तो सवाना घास का मैदान अफ्रीका में, कहां पर है, अफ्रीका में आपके मिलते हैं। ठीक है, और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संशासित प्रदेश है, निकोबार में द्वीपों की संख्या बताइएगा। यहां पर 14 नंबर में आपको बताना है निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों याद रखिएगा, निकोबार में है कितनी है, 19 है। यहां पर जो आपका आंसर बनेगा, याद रखिएगा, निकोबार में जो है वो आपकी कितनी है, 19 है। दोस्तों याद रखिएगा 19 है। और इस द्वीप मतलब इस द्वीप समूह के उत्तरी भाग को कार निकोबार और दक्षिण वाले भाग को महान निकोबार कहा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत में कौन सा राज्य नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बताना है भारत में नारियल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कहां पर होता है, इसका जवाब देना है। ये परिवर्तन होते रहते हैं, है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका दिया गया है कर्नाटक। ठीक है ना, परिवर्तन होते रहते हैं, देखो कभी कभी केरल में आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कर्नाटक आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर। अगर आपसे पूछे विश्व में मतलब वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं, तो आपके इंडोनेशिया में। कहां पर है, इंडोनेशिया नंबर 1 में रहता है नारियल के स्तर पर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 है और हमने बड़े प्यार से आपको बताया था कि मुद्रास्फीति से जो लाभ होता है ना, यहां पर दोस्तों आपका जो आंसर होगा क्या होगा। चलिए 16 नंबर का ऑप्शन देना है। 16 का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर देखिए, याद रखिएगा आपका जो है आपका व्यापारी वर्ग क्या हो जाएगा, व्यापारी वर्ग यहाँ पर हो जाएगा। इसके साथ ही साथ जो ऋणी होते हैं, कृषक होते हैं, उत्पादक होते हैं, विनियोजक होते हैं, परिवर्तनशील आय वाले समूह होते हैं, इन सब को लाभ पहुंचता है। लेकिन दिक्कत किसे होती है, दिक्कत होती है उपभोक्ता को, है ना। जो भोक्ता होता है उसे दिक्कत होती है, उसको महंगाई झेलना पड़ता है। ऋणदाता हो गया, पेंशन भोगी हो गए, इनको हानियां होती हैं। अब ये कैसे आपको समझ में आया, देखो हमने बताया कि भाई आप देखिए जब मुद्रास्फीति होती है तो कोई भी वस्तु, पेन जो आपको मिल रहा था पहले 5 रुपए का पेन मिल रहा था, लेकिन यही पेन क्या है, अब आपको पेन जो मिल रहा है वर्तमान में वो जो मिलेगा मुद्रास्फीति के समय 10 रुपए में। तो भाई बेचने वाले को फायदा हो गया कि नहीं फायदा हो गया, लेकिन आपने लिया तो आपको घाटा हो गया, क्योंकि यही पेन पहले 5 में मिल रहा था, अब यही पेन कितने मिल रहा है, 10 में मिल रहा है। तो जो बेच रहा है उसको फायदा हुआ, लेकिन जो यहां पर आप ले रहे हैं तो आपको घाटा हुआ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है। कह रहा है अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है, 17 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर 17 का ऑप्शन जो आपका ए है, याद रखिए कीमतों में कमी। क्या होता है, कीमतों में कमी के कारण बढ़ जाता है। अर्थात ये कह सकते हैं जब अर्थव्यवस्था में वस्तु की कीमत कम होती है तब असली मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। ये पॉइंट याद रखिए, जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की जो कीमत होती है कम होती है तब असली मुद्रा का मूल्य जो होता है वो बढ़ जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बेरोजगारी के एक प्रकार को क्या कहते हैं जिसमें कई लोगों के कार्यरत होने पर भी उत्पादकता कम होती है। देखिए 18 नंबर आपसे कह रहा है, तो दोस्तों 18 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को हमने कई बार आपको समझाया भी है। यहां पर देखो दिया है कि बेरोजगारी के एक प्रकार को क्या कहते हैं जिसमें कई लोगों के कार्यरत होने पर भी उत्पादकता कम होती है। तो दोस्तों यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा 18 में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या हो जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी। मतलब क्या होता है, जैसे कृषि है, ये चीज आपको कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। हमने बताया है कि कोई कार्य है, अगर यहाँ पर कोई कार्य 5 लोगों से आपका हो सकता है तो 5 लोगों को ले जाया जाए, लेकिन उसमें एक कह रहा है भैया हमको भी लिवा लो, तो चलिए हमने आपको भी लिवा लिया, एक और पड़ोसी को लिवा लिया। काम तो इतना ही था कि नहीं 5 लोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर 7 लोग गए तो 2 लोग क्या हो गए, अदृश्य हो गए। 2 लोगों का काम यहाँ पर उसी में आपका हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसे प्रच्छन्न कहते हैं या तो इसे छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। ये आपका हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले कर को किसके रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले कर को किसके रूप में जाना जाता है। इकोनॉमिक्स अगर आपको नहीं आती है तो डेली क्लास लीजिए, क्वेश्चन आपको बार बार घूम के मिलेंगे, रट जाएंगे। नहीं आता है स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में नोट्स बनाइए। ठीक है ना, जब आपको 50-60 क्वेश्चन पढ़ लेंगे ना तो क्वेश्चन वही घूम फिर के मिलेंगे और कोई नया नहीं मिलेगा। ठीक है ना, यही एक तरीका होता है, नहीं तो फिर और कोई तरीका नहीं है। 5 नंबर आपके यहाँ से चले जाएंगे, फिर बाद में आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे। इसलिए क्लास पूरी देखिए, कठिन हो चाहे सरल हो। देखो ऑप्शन सी हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। याद रखिए वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले कर को क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष कर तो होता है ना, ये जो आपका जीएसटी है ना, पहले वैट था फिर जीएसटी आया 2017 में, है ना, संशोधन करके। तो ये कैसा है, ये अप्रत्यक्ष कर ही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एक अर्थव्यवस्था दिया है
कि एक अर्थव्यवस्था यदि उत्पादन संसाधनों की कमी से जूझ रही है तो कुल खर्च में वृद्धि का कारण क्या हो सकता है। यहां पर देखिए 20 नंबर का जो ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, सांकेतिक आय और कीमतों में वृद्धि। क्या, जब अर्थव्यवस्था उत्पादन संसाधनों की कमी से जूझ रही है तो कुल खर्च में वृद्धि होती है और इसके कारण सांकेतिक आय और कीमतों में क्या होती, वृद्धि होती है, जबकि वास्तविक आय क्या होती, कम ही रहती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि कठिन क्वेश्चन आपके यहाँ पर निकल चुके हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर आपका 21 दिया गया है। कह रहे संसद की प्राक्कलन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य दिया गया है। दोस्तों प्राक्कलन समिति आपको पढ़ाया गया है, प्राक्कलन समिति क्या होता है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी संसदीय समिति है। याद रखिएगा जो प्राक्कलन समिति होती है ये संसद की सबसे बड़ी क्या होती है, समिति होती है, या लोकसभा के सदस्यों से गठित होती है। याद रखिएगा इसमें सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं और इस समिति में 30 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। और अगला है इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष, और मतलब इसका जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, इसका जो पीडीएफ मिलेगा भाई टेलीग्राम पे मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम है आपका देव जीके ट्रिक टेलीग्राम है, वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी, वहां से आप लोग जुड़ जाइए, लिंक दी गई है तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है सभी हो जाएंगे। याद रखिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन जरूर याद रखिए कि जो प्राक्कलन समिति होती है उसमें 30 सदस्य होते हैं और ये सबसे बड़ी आपकी समिति है, ये चीज को जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। कोई निर्णय धन विधेयक है या नहीं, ऐसा निर्णय जो लेता है वो कौन लेता है। चलिए यहां पर जो आप देना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा भाई, जितने लोग बाद में जुड़े हैं, है ना, हमें भी लगे कि नहीं हाँ हम आपको सब कुछ देखो दे रहे हैं, पीडीएफ भी देते हैं और आपको फ्री यहाँ पर दे सकते हैं, पूरी क्लासें दे रहे हैं, पूरी मेहनत करते हैं तो हमको भी उसका फल मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 22 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन क्या बनेगा। यहाँ पर देखते हो ये लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है। याद रखिए कि यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो दोस्तों ये निर्णय लेते हैं कौन, लोकसभा का अध्यक्ष, जिसको ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया है संघ एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों का विभाजन की सिफारिश के आधार पर होता है। दोस्तों संघ और राज्यों के मध्य जो वित्तीय संसाधन होता है इसका जो विभाजन होता है वो किसके सिफारिश के आधार पर। दोस्तों 23 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा वित्त आयोग के आधार पर, किसके, वित्त आयोग। यहाँ पर जो आंसर होगा वो राइट हो जाएगा आपका, यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद देखिए आप लोग को मालूम होगा कि आर्टिकल नंबर जो आपका 280 है, आर्टिकल नंबर 280 है, इसके तहत क्या होता है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्षों के लिए वित्त आयोग का क्या करता है, गठन करता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ दिया गया है कि राजघाट बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो दोस्तों बताना है कि जो राजघाट परियोजना है ये किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। 24 नंबर लॉक किया जाए। देखिए 24 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर बन जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों मौलिक कर्तव्य, क्या, मौलिक कर्तव्य, जो कि भाग 4 के, मतलब यहां पर जो आपका आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये वाला 4 का ए, है ना, इसमें उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 51 के का में, किसमें, अनुच्छेद 51 के का में आपको वर्णन मिलेगा। याद रखिएगा प्रारंभ में 10 ही मूल कर्तव्य थे, लेकिन अब कितने हो गए हैं, 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं। दोस्तों याद रखिएगा शिक्षा के अधिकार को भी इसमें ऐड किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकार करता है। क्या कह रहा है, सार्वभौमिक स्वीकार करता मतलब एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट कौन करता है। यहाँ पर देखिए तो आप कहेंगे यहाँ पर जो आपका ए और बी है, और ए और बी की अगर बात करते हैं तो 2 ऑप्शन में है ना, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही करेंगे, तो ऑप्शन डी वाला सही करेंगे, ए बी प्लस। क्या, ए बी प्लस आपको क्या करना है, इस वाले समूह को जो होता है व्यक्तियों की लाल रक्त कोशिकाओं की सतह दोनों ए और बी प्रतिजन पाए जाने के कारण ये इनको क्या कर देते हैं, रक्त को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऑप्शन जिसका हो जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है साबुन का बुलबुला, जो साबुन का बुलबुला होता है के कारण गोलाकार प्राप्त कर लेता है। चलिए 27 नंबर यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों 27 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, साबुन का बुलबुला के कारण गोलाकार प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर देखिए 27 नंबर का जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण। क्या, याद रखिएगा पृष्ठ तनाव के कारण यहाँ पर ऑप्शन आपको करना है क्या, सी नंबर। अब देखो यहाँ पर क्या है, ए बी सी नहीं है, आपका देखिए जो आपका ऑप्शन है वो उल्टा सीधा हो गए हैं। याद रखिएगा ए दिया है, फिर बी ए दिया है, फिर डी दिया है, यहां पर सी दिया है, तो सी ही मतलब आपका पृष्ठ तनाव ही लगाइएगा। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर है आपका पृष्ठ तनाव हो जाएगा।
आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विज्ञापन, नामपत्र और सजावटी रोशनी में आमतौर पर इस गैस का उपयोग किया जाता है। जब विज्ञापन होते हैं या सजावटी रोशनी होती है, इसमें कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये गैस कौन सी होती है? याद रखिए, इसका जो ऑप्शन है आपका हो जाएगा बी नंबर, नियॉन गैस होती है। कौन सी होती है? बी नंबर हो जाएगा, नियॉन गैस का प्रयोग इसमें से किया जाता है। और ये कैसी गैस है? औद्योगिक मतलब ये अक्रिय गैस है। क्या है? अक्रिय गैस है। तो ये जो आपकी है ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। तो ये बताइएगा, किसी को निकट दृष्टि दोष है और इसे अगर ठीक करना है तो भाई बताइएगा कि कैसा प्रयोग किया जाएगा, लेंस वगैरह। यहाँ पर 29 नंबर देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर निकट दृष्टि दोष है तो भैया उसे अवतल लेंस का प्रयोग करके इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है, चश्मे के माध्यम से। ऐसे नहीं कि जीवन में, है ना। और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति निकट की रखी वस्तु को स्पष्ट देख लेता है परंतु दूर की रखी वस्तु को नहीं देख पाता है। यह होता है निकट दृष्टि दोष और अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निर्वात में किन तरंगों को प्रसारित नहीं किया सकता है। दोस्तों निर्वात में किन तरंगों को प्रसारित नहीं कर सकते हैं? निर्वात में दोस्तों यहाँ पर देखिए 30 नंबर में, तो निर्वात में दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर आपका ध्वनि तरंगे, क्योंकि भैया निर्वात है तो उसमें प्रकाश भी जाएगा, ऊष्मा भी जाएगा, लेकिन भैया उसमें याद रखिएगा ध्वनि तरंगे ये आपकी प्रकाशित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और दोस्तों एक बात याद रखिए कि ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। क्या? ठोस माध्यम में ध्वनि की जो चाल होती है सर्वाधिक होती है दोस्तों, याद रखिएगा। और गैसों में क्या होती है? न्यूनतम होती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए, वेलकम है, सभी को वेलकम है। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने आ चुका है, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका अशुद्ध दिया गया है। यहाँ पर देखिए हिंदी का क्वेश्चन है, कह रहे कौन सा यहाँ पर अशुद्ध दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, और हिंदी कहते हैं आप लोग क्या है? दादा है भाई, दादा है हिंदी के। तो दोस्तों यहां पर बताइए कौन सा आपका ऑप्शन गलत दिया गया है, जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए देखिए 36 नंबर की अगर बात किया जाए तो लगभग यहां पर जो आपका आंसर है निरपराध, निरापराध ये जो दिया है वो गलत दिया है, क्योंकि भैया होता है निरपराध, मतलब रा में जो मात्रा होती है छोटा की मात्रा होता है, निर्धन अपराध बतलावर निरपराध। तो इसका जो आंसर गलत है वो आपका बी नंबर गलत दिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अमृत का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, यहां पर जवाब देना है। देखिए 37 नंबर में, तो अमृत का पर्यायवाची सुधा होता है, तो आप लोग जानते हैं। रसाल नहीं होता है भाई, रसाल नहीं होता है, रसाल भाई आम का पर्यायवाची होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द इनमें से कौन सा है। स्त्रीलिंग शब्द इनमें से कौन सा है, यहां पर जवाब देना है वेदना कैसी है, यही आंसर हो जाएगा। वेदना कैसी है अर्थात वेदना ही क्या है? स्त्रीलिंग हो जाएगा। वहीं पर जो है अध्याय है, त्याग है, नेत्र है, ये आपके पुल्लिंग में आएंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं। यहां पर 39 नंबर में जवाब देना है। तो कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास ये सब भक्ति काल से हैं, और भक्ति से हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यहां पर राइट हो जाएगा भक्ति काल से। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उपर्युक्त के लिए सही संविच्छेद आपको चुनना है। उपर्युक्त के लिए सही संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा? इसे अगर आप तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? ऊपर ध्वनि युक्ति, अर्थात यहां पर जो आपका आंसर है ये तो आपको मालूम है यण संधि है। क्या है? यण संधि है। और ऑप्शन देखिए आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा ऊपर ध्वनियुक्त, मतलब छोटी की मात्रा और यहां पर आपका ओ, और इनको मिलाने से ही बनता है यू, है ना। तो ऊपर युक्त इसका आंसर है राइट हो जाएगा, और ये क्या है? यण संधि है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है आपसे यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे नामित किया गया है। दोस्तों यहां पर जवाब देना है, कह रहा है कि यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री इनमें से जो आपकी हैं आपकी कौन सी हैं। यहां पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहां पर राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आंसर आपका क्या बनेगा, जल्दी से कमेंट करिए आपका आंसर में से क्या बनेगा। चलिए, और ये देखिए बेहतर तैयारी चल रही है, बताइएगा क्वेश्चन कि यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे नामित किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन यहां पर हो जाएगा कौन सा, यहां पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका ये है नोरा अल मात्रोसी, जो कि ऑप्शन है यहां पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि किस वर्ष ओलंपिक में भारत की टीम फुटबॉल के सेमीफाइनल तक पहुंची थी। चलिए जवाब देना है, यहाँ पर जो आंसर है आपका इनमें से राइट क्या हो जाएगा। कह रहा है कि किस वर्ष ओलंपिक में भारत की जो टीम है फुटबॉल के सेमीफाइनल में पहुंची थी। यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों 56 नंबर ऑप्शन लॉक करना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा।
चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो आपका है भैया यहाँ पर 56 वाला 1956 इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, कह रहा है राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान जो है वो आपके कहां पर है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहां स्थित है। दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, 57 नंबर लॉक किया जाए। चलिए राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान जो आपका है कहां पर है, तो आपके रुड़की, जो कि आपके कहां पर है, उत्तराखंड में है। ऑप्शन सॉरी कहां पर है, बी नंबर, याद रखिए रुड़की जो कि आपके उत्तराखंड में है, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है, कह रहा है कि प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। चलिए बताइएगा कि नेहरू ट्रॉफी का जो संबंध है वो आपकी किससे है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल में से दी जाती है। यहां पर जो आपका आंसर है आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा, नेहरू ट्रॉफी दिया गया है, नेहरू ट्रॉफी दिया गया है दोस्तों, इसका आंसर है राइट क्या हो जाएगा, नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है। तो दोस्तों हॉकी से यहाँ पर हो जाएगा, बी नंबर हॉकी से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा हॉकी से। वहीं पर नेहरू कप होता क्या, नेहरू कप ये अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में आपका होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका कौन सा पड़ोसी देश है जो भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है। यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई यहाँ पर आंसर आपको लॉक करना है, आपका जो आंसर इनमें से वो राइट क्या हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा आपका इनमें से क्या राइट हो जाएगा। चलिए जल्दी से कमेंट करें और जल्दी से कमेंट करना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है मालदीव, क्या मालदीव कर सकता है, नहीं कर सकता है। इसका मतलब जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बन जाएगा भाई। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। चलिए बताइएगा भारतीय वन अनुसंधान केंद्र जो आपका है ये कहाँ पर स्थित है, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र जो है वो आपके कहाँ पर स्थित है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो नंबर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा, तो वन आपके कहां पर है, देहरादून, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आपके कहां पर है, तो देहरादून जिसका भी आंसर आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है भारतीय वन अनुसंधान केंद्र, देखिए रिपीट हुआ है क्वेश्चन, आपका देहरादून हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश की संसद को, क्या किस देश की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। तो दोस्तों बताना है किस देश की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा नेपाल। दोस्तों याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर है कि नेपाल के संसद का नाम क्या है, राष्ट्रीय पंचायत है। वहीं पर आपसे पूछे बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की जो संसद है वो जातीय संसद है, क्या है, जातीय संसद कहा जाता है, यहाँ की संसद को जातीय संसद कहते हैं। वहीं पर दोस्तों मालदीव की जो संसद उसे मजलिस कहते हैं, क्या बोलते हैं, मजलिस कहा जाता है, मजलिस कहते हैं। ठीक है ना। और अगर फ्रांस की पूछ ले जाए तो फ्रांस की संसद का नाम है नेशनल असेंबली, क्या नाम है, नेशनल असेंबली नाम है दोस्तों, याद रखिए नेशनल असेंबली हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है। दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, कौन सी प्रतियोगिता है जो कि घास के मैदान में खेली जाती है। यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई फटाफट जवाब दीजिए। यहां पर देखिए आपका जो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, बताइएगा कि कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है। तो दोस्तों यहां पर देखिए आपका जो आंसर है विंबलडन, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन यहां पर हो जाएगा बी नंबर, विंबलडन इसका जो आंसर है आपका राइट हो जाएगा, विंबलडन हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पालघाट दर्रा निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ता है। तो चलिए यहां पर बताना है पालघाट जो दर्रा है ये किसको जोड़ता है, पालघाट दर्रा किसे जोड़ता है। चलिए यहां पर जवाब देना है। तो दोस्तों पालघाट दर्रा ये केरल और तमिलनाडु, क्या केरल और तमिलनाडु को, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है लोसांग उत्सव किस राज्य से संबंधित है। चलिए बताना है लोसांग उत्सव पूछा गया है, जवाब दीजिएगा लोसांग उत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सिक्किम से है, कहां पर है, सिक्किम से है, जो कि वहां की एक जनजाति है भूटिया जनजाति, उनके द्वारा ये सिक्किमी नव वर्ष में आपका मनाया जाता है ना। तो इसका जो ऑप्शन है आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है। एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो आपके कहां पर स्थित है।
तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर मनीला में है। कहां पर है? आपके मनीला में है। अगर मैं आपसे पूछे भैया कि इसकी स्थापना कब की गई थी, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है, इसकी स्थापना 1966 में की गई थी, है ना। मुख्यालय कहां पर है? फिलीपींस के राजधानी मनीला में है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में 800 मेगावाट की 2 तापीय विद्युत परियोजना को मंजूरी दिया है। तो दोस्तों ये परियोजना को मंजूरी दी गई है, आपके ऑप्शन क्या हो गया है? यहाँ पर सी नंबर है आपके सोनभद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर सोनभद्र आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पला अंतरराष्ट्रीय मंदिर परिषद का आयोजन किया गया है? तो यहाँ पर पहला आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका जो 12 नंबर है इनमें से क्या बनेगा? दोस्तों 12 नंबर की अगर बात करते हैं तो जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा आपका वाराणसी, राइट हो जाएगा। याद रखिए पहला अंतरराष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन है, ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियंस 2023 में कौन सा पदक जीता है? यहाँ पर जो आप देना है, आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इन्होंने जीता है रजत पदक जीता है। क्या जीता है? रजत पदक जीता है, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के, क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश के सबसे साक्षरता म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा? यहाँ पर जवाब देना है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश के पहले साक्षरता म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर जो आपका आंसर है, यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। याद रखिए लखनऊ में। कहां पर किया जाएगा? ये प्रदेश का पहला साक्षरता म्यूजियम है, ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का पहला ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां बनाया जा रहा है? तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, उत्तर प्रदेश का पहला ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां बनाया जा रहा है? दोस्तों यहाँ पर आंसर जो आपका है उसी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए रायबरेली में। कहां पर है? रायबरेली इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को फसल सुरक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? यहां पर बताइएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को फसल सुरक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? दोस्तों ये निर्णय लिया है मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। कौन सी योजना है? इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, ऑप्शन आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले के अन्नपूर्णा मॉडल को देश भर में लागू करने को योजना प्रस्तावित की गई है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि अन्नपूर्णा जो मॉडल है इसको देश भर में लागू किया जाएगा। और ये योजना जो आपकी है कहां हो जाएगा? तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, बरेली। क्या हो जाएगा? अन्नपूर्णा मॉडल को देश भर में लागू करने की योजना प्रस्तावित है। 21 जिले की है, तो आपके बरेली जिले की है, ऑप्शन बनेगा बी नंबर बरेली। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में 91वें वायुसेना दिवस का आयोजन किया जाएगा? दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है 91 नंबर का वायुसेना दिवस का जो आयोजन किया जाएगा वो कहां पर किया जाएगा? दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा आपके प्रयागराज में। कहां पर? प्रयागराज, इसका आंसर सी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 22 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ वृक्षारोपण किया है? दोस्तों यहाँ पर देखिए याद रखिएगा उत्तर प्रदेश ने कितने करोड़, तो याद रखिएगा 30 करोड़। कितने? 30 करोड़ वृक्षारोपण किया है। यहाँ पर आंसर आपका ये बनेगा। अगला क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का पहला स्लीपिंग पॉड किस रेलवे जंक्शन पर बनाया जाएगा? दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है आपका डी नंबर है, आपके प्रयागराज में होगा। मतलब यहाँ पर सोने के लिए सुविधाएं वगैरह मिलेंगी, थोड़ा चार्ज वगैरह लगेगा, एसी वगैरह सब कुछ रहेंगे। तो ये जो आपका है ऑप्शन डी आपका प्रयागराज जंक्शन आपका राइट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि डेली क्लास में होते हैं, हमने कुछ ना कुछ आपको जरूर सिखाते हैं और यहाँ भी आपको सीखना है, आज भी सीखना है ना। और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम है देवजी के ट्रिक, ताकि पीडीएफ वगैरह आपको मिलती रहे। देखो यहाँ पर दिया गया है महावीर से संबंधित। हमने इसके पहले लेक्चर में आपको बताया था महात्मा बुद्ध से रिलेटेड, आज के लेक्चर में आपको मिल रहा है महावीर से संबंधित। तो देखिए यहाँ पर क्या है, महावीर के पिता का नाम क्या था दोस्तों? याद रखिएगा यहाँ पर सिद्धार्थ। क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ हो जाएगा। और अगला है त्रिशला। दोस्तों याद रखिए इनकी माता का नाम था, ठीक है, महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला था। और अगर इनके पूछे फूफा कौन थे, तो दोस्तों फूफा थे राजा बिंबसार। कौन? राजा बिंबसार इनके फूफा थे, ठीक है ना। फुफेरे भाई कौन थे? अजातशत्रु थे। याद रखिए महावीर के फुफेरे भाई कौन थे? तो आपके अजातशत्रु थे। पत्नी का नाम पूछा गया है, तो पत्नी कौन हो जाएंगी? तो यशोदा जो आपकी थी, यशोदा ये आपकी इनकी पत्नी थी। पुत्री की अगर बात करते हैं तो प्रियदर्शनी ये आपकी इनकी पुत्री थी।
और अगर पूछे महावीर स्वामी के जो आपके दामाद थे तो दोस्तों आपके जमाली, ये शिष्य भी थे और इनके दामाद भी आपके थे। अगला यहां पर दिया है चंदना, क्या चंदना है? तो चंदना दोस्तों याद रखिए महावीर स्वामी की ये प्रथम भिक्षुणी थी, प्रथम भिक्षुणी थी दोस्तों याद रखिए। और इनका आरंभिक साथी कौन था? मक्खिल पुत्र गोसाल इनका आरंभिक साथी था, ठीक है। और आगे बढ़िए, कैसा फूफा क्या होता है? फूफा नहीं जानते हो? बुआ फूफा को नहीं जानते हो? भूल गए? अब फूफा को पूछोगे फूफा कहाँ है, बुआ कहाँ गई? देखो यहाँ पर जैन तीर्थकर दिया है, प्रतीक चिन्ह दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है कि भैया जैन तीर्थकर में ये चिन्ह क्वेश्चन पूछेगा, जैन तीर्थकर उनके जो चिन्ह रहे हैं याद रखिएगा। यहाँ पर ऋषभ देव का जो चिन्ह है वो क्या था? सांड अर्थात वृषभ हो जाएगा। यहां पर दोस्तों दिया है नेमिनाथ, नेमिनाथ का शंख था। महावीर स्वामी का जो चिन्ह था दोस्तों सिंह, क्या था? सिंह था। वहीं पर आपके अजितनाथ का हाथी था। और ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है क्या? पार्श्वनाथ का, दोस्तों पार्श्वनाथ का दोस्तों याद रखिए चिन्ह क्या है? सर्प था, ठीक है। और वहीं पर जो शांतिनाथ थे उनका था हिरण। तो दो चीजों को याद रखना है ज्यादा, महावीर स्वामी का सिंह हो जाएगा और पार्श्वनाथ का कौन है? तो आपका से आते हैं कुछ आपके महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर देखो दिए गए हैं, जो कि आपका लुईस ब्रेल दिवस कब मनाते हैं। चलिए बताएगा कि लुईस ब्रेल दिवस कब मनाते हैं। दोस्तों याद रखिए लुईस ब्रेल, ब्रेल एक लिपि होती है जो अंधे लोग होते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनका एक तरीका इन्होंने खोजा था, है ना। तो इसलिए लुईस ब्रेल दिवस मनाते हैं आपके 4 जनवरी को। कब मनाते हैं? 4 जनवरी को मनाते हैं। यहाँ पर विश्व हास्य दिवस, दोस्तों विश्व हास्य दिवस क्या होता है? तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 जनवरी। क्या हो जाएगा? 10 जनवरी। दोस्तों हम आपको बताएं कि जब हम कानपुर में आए थे, है ना, गांव से कानपुर आए थे, आज से काफी समय पहले हो गया, तो हम एक पार्क में गए घूमने सुबह सुबह, है ना। जब सुबह घूमने गए तो यहाँ पर क्या थे, लगभग 10 से 15 लोग थे और हंस रहे थे, खूब हंस रहे थे, है ना। हमने सोचा ये पागल की मंडली है शायद, हमने सोचा ये शायद पागल की मंडली है, क्योंकि इतनी जानकारी हमको नहीं थी। बाद में पता चला कि हंसने वाला योगा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बस में हंसने वाला योगा कर रहे हैं। तो हमें बाद में पता चला, हमें तो लगा कि भाई ये तो लगता है पागल हैं, सुबह सुबह से आ गए हैं। यहां पर देखो अगला दिया है कि राष्ट्रीय युवा दिवस इनमें से बताइएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस क्या मनाते हैं? याद रखिए 12 जनवरी, जो कि बहुत पूछे जाते हैं। ये हमने जो दिवस लिया है बिल्कुल सिलेक्टेड वाले लिया है, ठीक है, जो बार बार पूछे जाते हैं। अगला दिया गया है कि थल सेना दिवस, ये थल सेना दिवस दोस्तों याद रखिएगा आपके 15 जनवरी को मनाते हैं, 15 जनवरी को। अगला दिया है कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा कि कुष्ठ निवारण दिवस मनाते हैं आपके कितने? तो आपके 30 जनवरी को। कब मनाते हैं? 30 जनवरी को मनाया जाता है। भारत पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? तो आपके 25 जनवरी को मनाते हैं। और 25 जनवरी को ही वोटिंग दिवस मनाते हैं। क्या? वोट देने का अधिकार जो आपका है ना। यहाँ पर अगला आपसे दिया गया है गणतंत्र दिवस, तो आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस मनाते हैं कब? आपके 26 जनवरी को। कब मनाते हैं? 26 जनवरी को मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। वहीं पर दोस्तों देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क जो आपका है ये मनाते हैं आपके 26 जनवरी को आपका होता है। अगला दिया गया है सर्वोदय दिवस, ये बताइएगा सर्वोदय दिवस। तो सर्वोदय दिवस दोस्तों याद रखिए 30 जनवरी को, सर्वोदय दिवस है 30 जनवरी को। और अगला आपसे दिया गया है क्या? शहीद दिवस, तो शहीद दिवस भी आपके 30 जनवरी को मनाया जाता है। अगला दिया गया है फरवरी महीने में, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए फरवरी महीने में जो कि आपका कैंसर दिवस है, और कैंसर दिवस तो याद रखिएगा 4 फरवरी को मनाया जाता है, 4 फरवरी को। अगला आपका दिया गया है गुलाब दिवस, और गुलाब दिवस जो आपका है ये आपका 12 फरवरी को मनाया जाता है। और अगला है वैलेंटाइन डे दिवस मनाते हैं कब? तो यहाँ पर याद रखिएगा वैलेंटाइन डे दिवस मनाते हैं आपकी 14 फरवरी को। क्या? 14 फरवरी को, ठीक है ना। याद रखिए बाबर का जो जन्म हुआ था, बाबर का जो जन्म हुआ था वो 14 फरवरी को हुआ था, याद रखिए बाबर का जन्म, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, राम राम भाई राम राम। देखो दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं ये आपके 21 फरवरी को मनाते हैं, 21 फरवरी को, ठीक है। यहां पर अगला है केंद्रीय, क्या दिया है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, ये आपके 24 फरवरी को मनाया जाता है, 24 फरवरी को। हाँ बिल्कुल सही है। पुलवामा दिवस भी आपके 14 फरवरी को था। अगला देखो दिया गया है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, और जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये दोस्तों याद रखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, और 4 शिफ्ट होंगी तो 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है ना। वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो आपके 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये मनाते हैं 15 मार्च को। कब मनाते हैं? 15 मार्च को मनाया जाता है।
और अगला आपसे यहाँ पर कह रहा है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं आपके 21 मार्च को। कितना मनाते हैं? 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। देखो दिवस बहुत ज्यादा है लेकिन हम आपको वही पढ़ा रहे हैं जो जरूरी है, ठीक है ना। यहाँ पर विश्व जल दिवस जो कि बहुत ही आईएमपी है, याद रखिएगा विश्व जल दिवस ये 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को। अगला आपसे कह रहा है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के जो शहीद दिवस है वो आपका यहाँ पर दिया गया है 23 मार्च यहाँ पर दिया गया है, दिवस नहीं होगा मार्च होगा। और अगला दिया गया है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये आपके 23 मार्च को मनाया जाता है। और अगला पॉइंट दिया गया है विश्व टीवी दिवस कब मनाते हैं, तो दोस्तों आपके 24 मार्च को मनाया जाता है। और अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं। दोस्तों बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं 26 मार्च को। कितना मनाते हैं? 26 मार्च को मनाया जाता है। और अगला है विश्व स्वास्थ्य दिवस। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, तो आपके 7 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगला आपसे दिया गया है कि आपका अंबेडकर जयंती कब मनाते हैं, तो आपके 14 अप्रैल को मनाया जाता है। यहां पर दिया है विश्व हीमोफीलिया दिवस। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं, तो आपके 17 अप्रैल को मनाते हैं, 17 अप्रैल को। अगला है विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व विरासत दिवस मनाते हैं 18 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को। अगला है पृथ्वी दिवस, बहुत आईएमपी है। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो आपके 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को, ठीक है ना। और इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आज जो रखेंगे अप्रैल तक रखेंगे, है ना, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ हम आपको सिखाते हैं। तो इसका मतलब नहीं है कि आज हम दिवस दिवस ही पढ़ा देंगे, नहीं तो उड़ जाएंगे। तो क्या है कि 4 महीने का आज हमने पढ़ा दिया है, 4 करके ऐसे पढ़ा देंगे तो धीरे धीरे कवर हो जाएंगे। धन्यवाद।